हमारे साथ रिहैबिलिटेशन की वो किस्म होती है जिसमें हम अपने जो डिसेबल लोग होते हैं, जो एबनॉर्मल हुए होते हैं, जो कि डिसेबिलिटी का शिकार हुए होते हैं, तो उनको जो है इस काबिल बनाते हैं, उनके बिहेवियर को जो है इस काबिल बनाते हैं कि लोग जो है उसको माशरे में फिर क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, लोगों का जो रवैया है इनके साथ जो है वो नॉर्मल हो जाए और इसी तरह से ये माशरे में जो है सरवाइव करने के काबिल हो जाए। तो इस तरह की जो हम इक़दामात करते हैं जिसमें हम डिसेबल लोगों को माशरे में लोगों के साथ चलने के काबिल बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोशल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। इसी तरह से वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के हवाले से भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन है। इसके अलावा हमारे साथ जो लास्ट टाइप है रिहैबिलिटेशन की, उसको हम ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हमने कल के क्लास में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी और इस पर आप स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन की थी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आप सब स्टूडेंट को जो है इसकी समझ आ गई होगी और कोई कंफ्यूजन जो है आपको इसमें नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने यूनिट को जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे। रोल ऑफ अ नर्स इन साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन एक हमारे साथ रिहैबिलिटेशन है, एक हमारे साथ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन है। अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं इसी के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि आप स्टूडेंट्स को बताऊं कि रिहैबिलिटेशन और साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। देखिए, रिहैबिलिटेशन की अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी आपको वर्ड रिहैबिलिटेशन सुनने को मिले तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसमें हमारे साथ हर तरह की रिहैबिलिटेशन आ जाती है। ख़ास तौर पर हमारे साथ जो फिज़िकल रिहैबिलिटेशन है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, वो इंजरी का शिकार हुआ, उनको जो है सर्वाइकल इंजरी हुई जिसकी वजह से वो डिसेबल हो गए, माजूर हो गए, व्हील चेयर पर हो गए। अब व्हीलचेयर पर होने की वजह से अब वो अपने पहले जो नॉर्मली वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ करता था, अब वो इस तरह से नहीं कर सकता। सो माजूर होने की वजह से, डिसेबल होने की वजह से लोगों, उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनका रवैया जो है इनके साथ बहुत अजीब हो जाता है, पहले की तरह नहीं रहता, ठीक है। इसी तरह से जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी कुछ हद तक जो है कुछ टाइम के लिए जो है अपने जो पेशेंट होते हैं उनका साथ देते हैं और फिर उनको जो है छोड़ देते हैं, लोगों के साथ उनको जो है उनको जो है नहीं मिलाते या उनके साथ जो है रहना शर्म महसूस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट के लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी रिहैबिलिटेशन की बात आती है तो असल में रिहैबिलिटेशन ये वो प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो डिसेबल लोग होते हैं, सबसे पहले हमारी पहली कोशिश यही होती है कि उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करें और इसी तरह से दूसरों के लिए वो जो मोहताज हुए हैं तो उनकी जो मोहताजी है उसको भी हम क्या करें, कम से कम करें और उस डिसेबल बंदे को खुद मुख्तार बनाए, इस काबिल बनाए कि वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है वो खुद से कर सकते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिहैबिलिटेशन कहेंगे। इसमें हमारे साथ हर तरह की नीड आती है, ठीक है। इसमें हम हर तरह की केयर अपने पेशेंट को देते हैं। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन की अगर मैं आपको बताऊं तो साइकेट्रिक, आपको इस वर्ड से अंदाज़ा हो जाएगा कि साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन पर हम ख़ास जो मेन फोकस करते हैं वो पेशेंट की मेंटलिटी, जो मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है उस पर हम करते हैं। इसमें हम पेशेंट के माइंड से रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे साथ हेलुसिनेशन, ये एक मेंटल डिसेबिलिटी है या मेंटल एबनॉर्मेलिटी डिसऑर्डर है। इसी तरह से हमारे साथ डिल्यूजन हो गई, इल्यूजन हो गई। इसी तरह से हमारे साथ शिज़ोफ्रीनिया हो गई। ये क्या है, ये मेंटल एबिलिटीज़ है, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटीज़ है। तो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में हम अपने पेशेंट की जितनी भी मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है तो उन डिसेबिलिटीज़ को अगर हम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसको हम इस हद तक जो है
डिक्रीज कर लेते हैं उन मेंटल डिसेबिलिटीज़ को, कि वो पेशेंट जो है इस काबिल हो जाता है कि वो खुद से काम कर सकते हो और ख़ुद से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से फिर डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, इस काबिल बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन और साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में हमारे साथ ये डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं नर्सिस के रोल की, कि साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में जो साइकेट्रिक, सर, जी जी, रिहेबिलिटेशन में अच्छा जी, रूल ऑफ अ नर्स इन साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में नर्सिस का क्या किरदार होते हैं, नर्सिस जो है क्या रोल प्ले करते हैं इस दौरान। सो रिहैबिलिटेटिव साइकेट्रिक नर्सिंग मस्ट बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ द पेशेंट एंड सोशल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात तो साइकेट्रिक नर्सेज के लिए ये जो है ज़रूरी है कि जितने भी हमारे साथ साइकेट्रिक नर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि साइकेट्रिक नर्सिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनको जो है चाहिए कि इनको जो है पेशेंट के हवाले से भी पता हो, और जितने भी सोशल सिस्टम है, माशरती जितने भी निज़ाम है, उसके बारे में उनको पता हो। हर तरह की सिचुएशन के बारे में उनको जो है इल्म होनी चाहिए। तो पहली बात जो है, साइकेट्रिक नर्सेज को इन दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरी बात यह है कि दिस रिक्वायर्स द नर्स टू फोकस ऑन थ्री एलिमेंट्स, द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। सो जब साइकेट्रिक नर्सेज को सोशल सिस्टम के बारे में पता होगा, तो इनको फिर इस बारे में भी पता होगा कि हमारे साथ जो पेशेंट है, ठीक है, वो किस तरह के नेचर का है। ठीक है, इसी तरह से पेशेंट की जो फैमिली मेम्बर्स है उनका नेचर क्या है। ठीक है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी जो थिंकिंग स्टाइल है वो किस तरह से चीज़ों को जो है सोचते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पेशेंट के बारे में उनकी क्या परसेप्शन होती है, तो ये अंडरस्टैंड करना फिर साइकेट्रिक नर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसी तरह से पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है वो किस तरह की कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, वो किस तरह के माशरे में रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उनका जो है इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको अंडरस्टैंड करने में फिर साइकेट्रिक नर्सिस को बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी। कब आसानी होगी, जब साइकेट्रिक नर्सिस को मुख्तलिफ सोशल सिस्टम के बारे में पता हो, और पेशेंट के हवाले से उनको मुकम्मल तौर पर जो है उनको पता हो। ठीक है, तो इस तरह से फिर जो साइकेट्रिक नर्सेज होते हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वो पेशेंट को किस तरह से डील करते हैं, फैमिली को किस तरह से डील करना है, और किस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस कम्युनिटी के बेस पर हम किस तरह से फैमिली और पेशेंट को डील कर सकते हैं। तो ये सब कुछ साइकेट्रिक नर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद देखें, तो इसमें हमारे साथ फिर कुछ स्टेप्स आते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है, मतलब साइकेट्रिक नर्सेज ने फॉलो करना होता है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ असेसमेंट आती है। असेसमेंट तो आप सबको पता है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम पेशेंट के हवाले से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर के हवाले से डेटा गैदर करते हैं, किस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस कम्युनिटी के हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। डेटा गैदर करने के बाद हम फिर डायग्नोसिस करते हैं, फिर हम अपने पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उस पर हम सोच विचार करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद फिर हम डिजीज़ को क्या करते हैं, डिजीज़ को हम अनाउंस करते हैं, मतलब कि हमारे पेशेंट किस तरह के प्रॉब्लम में मुब्तला है, और उसके लिए फिर हम उसके मुताबिक फिर प्लानिंग करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जो बेसिक कंपोनेंट होता है हमारे साथ किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए, तो वो क्या होती है, असेसमेंट होती है। क्योंकि अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे तो हमें पेशेंट के बारे में पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को जो है क्या बीमारी है, इनको जो है क्या मर्ज जो है लाहक हुई है। तो असेसमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए। और इसी तरह से असेसमेंट के बाद फिर हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सो
इंडिविजुअल इंटरवेंशंस में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंटरवेंशन में हम स्किल ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। मतलब स्किल ट्रेनिंग पेशेंट को जो है मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से उनको क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको जो है हम मुख्तलिफ ओके जी। इसी तरह से सपोर्टिव इंटरवेंशन है, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट और पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम जो है बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने पेशेंट को जो है सपोर्ट करना है, किस तरह से उन्होंने जो है पेशेंट का साथ देना है, तो ये हम उनको बताते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम में हम कम्युनिटी विजिट करके वो जिस माशरे में रह रहे होते हैं तो उस माशरे के लोगों के नेचर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको अंडरस्टैंड करके फिर उसके हवाले से हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आप अपने माशरे में जो है अपने आप को जो है मेंटेन रख सकते हैं, लोगों के साथ अपनी जो ताल्लुकात है उसको जो है आप बरकरार रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से हम उनको क्या करते हैं, आगाह करते हैं। जबकि वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने पेशेंट को मुख्तलिफ जो ऑक्यूपेशंस हैं, मुख्तलिफ जो जॉब वगैरह है, ठीक है, उसके बारे में उनको बताते हैं और फिर उनको उससे रिलेटेड स्किल्स के हवाले से उनको हम बताते हैं और फिर उनको जो है चूज़ करने के लिए कहते हैं कि वो चूज़ करें अपने लिए जो भी वो करना चाहते हैं तो उसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। इसी तरह से फैमिली इंटरवेंशन है। फैमिली इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, फैमिली इंटरवेंशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली की हम क्या करते हैं, फैमिली को हम एजुकेट करते हैं कि उन्होंने जो है अपने पेशेंट के साथ किस तरह से बर्ताव करना है। तो इसमें हम फैमिली थेरेपी करते हैं। फैमिली थेरेपी से मुराद ये है कि फैमिली को हम एजुकेट करते हैं पेशेंट की केयर के हवाले से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी आपको कहा कि जब कोई बंदा जो है वो डिसेबल हो जाता है तो फिर उस बंदे के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं फिर उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, क्योंकि वो जो है फिर उनके साथ इंटरेक्शन करने में शर्म महसूस करते हैं। सो ऐसे फैमिली को जो है एजुकेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपका जो रवैया है, आपका जो बर्ताव है, इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से वो पेशेंट के साथ कर रहे हैं। उनको हम बताते हैं कि आपको चाहिए कि आप अपने पेशेंट को जो है सपोर्ट करें, उनको जो है हेल्प करें, उनकी मदद करें अपने माशरे के साथ चलने में, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको एजुकेट करते हैं। इसी तरह से फैमिली मेम्बर्स को जो है ग्रुप थेरेपी करवाते हैं, मतलब हेल्थ केयर टीम मेंबर्स जो है वो एक ग्रुप बनाकर उस फैमिली के साथ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के ज़रिए उनको जो है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से क्या करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। इसी तरह से फैमिली काउंसलिंग में फैमिली को जो है काउंसिल किया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उनको आगाह किया जाता है। सपोर्टिव साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, सपोर्टिव साइको एजुकेशनल प्रोग्राम से मुराद ये है कि फैमिली मेंबर्स की जो मेंटेलिटी है, उनकी जो सोच है, उसको हम क्या करते हैं, मुस्बत बनाते हैं। उनके माइंड में जो नेगेटिविटी चल रही होती है पेशेंट की कंडीशन के हवाले से, तो उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके उनको जो है एक मुस्बत सोच जो है उनमें जो है पैदा करते हैं और उसी मुस्बत सोच के बेस पर जो है उनको फिर हम क्या करते हैं, उनको हम फिर इस बात के लिए राज़ी करते हैं कि उन्होंने जो है हर हाल में अपने पेशेंट का साथ देना है, उनको जो है सपोर्ट देनी है। क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोग्राम, क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोग्राम जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने फैमिली मेम्बर्स को हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो मुश्किल हालात में किस तरह से अपने आप को उन मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके हवाले से जो है हम क्या करते हैं, फैमिली को एजुकेट करते हैं। रीच प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम से मुराद ये है कि हमारे साथ वो सर्विसेज जिस तक उनकी रसाई जो है वो आसानी से नहीं हो रही होती, तो उन सर्विसेज तक रसाई किस तरह से वो लोग कर सकते हैं, तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट, उनको हम जो है एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स बताते हैं जिसके ज़रिए वो उन सर्विसेज को अवेल आसानी से फिर कर सकते हैं।
तो ये हम क्या करते हैं, ये सब कुछ हम फैमिली इंटरवेंशन में करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कम्युनिटी इंटरवेंशन में हमारा क्या काम होता है, साइकेट्रिक नर्सिस का क्या काम होता है। कम्युनिटी इंटरवेंशन में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है हाफ वे होम। हाफ वे होम से मुराद जो डे केयर होती है, कल हम जो इस पर बात कर रहे थे, तो हम डे केयर देते हैं। इसी तरह से रेजिडेंशियल प्रिवेंशन प्रोग्राम, रेजिडेंशियल प्रिवेंशन प्रोग्राम से मुराद ये है कि कम्युनिटी विजिट करके हम लोगों के घरों में जाकर उनको जो है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उनको आगाह करते हैं, उनको उन तमाम फैक्टर के हवाले से बताते हैं जिसकी वजह से वो जो है जहनी बीमारियों में ज़हरी बीमारियों में जो है मुब्तला हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी किस्म की डिज़ीज़ या डिसेबिलिटी में जो है वो मुब्तला हो सकते हैं। तो उन चीज़ों के हवाले से उनको हम क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनमें जो है हम शऊर पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये दो काम जो है हम कम्युनिटी इंटरवेंशन लेवल में हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, हम अपने इंडिविजुअल से मुराद पेशेंट है, पेशेंट की असेसमेंट हम किस तरह से करेंगे, तो इसको जो है आप ज़रा गौर से सुने। द नर्स शुड असेस द इंडिविजुअल इन द एरिया ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट, मोटिवेशन, स्ट्रेंथ, इंटरपर्सनल स्किल्स, सेल्फ इस्टीम, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड ड्रग कंप्लायंस, ठीक है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में हमारा काम ये होता है कि हम अपने पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पेशेंट के प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जो है क्लिनिक आना हुआ होता है या क्लिनिक जो है आए हुए होते हैं, तो उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं कि आया वो अपने सेहत के लिए जो है कॉन्शियस है या नहीं, आया वो अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए जो है वो मोटिवेटेड है या नहीं, उनमें जो है अपने आप को हेल्दी रखने की मोटिवेशन है या नहीं। तो इन ये मोटिवेशन जो है इसको मालूम करने के लिए हम उनकी असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से उनकी स्ट्रेंथ हम मालूम करते हैं कि आया ये अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं या नहीं, या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये लोग जो है डेली एक्सरसाइज करें, या जो इनको टास्क दिए जाए वो टास्क जो है वो आसानी से ये लोग जो है कंप्लीट करें। तो इसको कंप्लीट करने की स्ट्रेंथ इनमें है या नहीं, तो ये स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए हम उनकी असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से इंटरपर्सनल स्किल्स, उनमें मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स जानने के लिए हम उनकी असेसमेंट करते हैं, ये जानने के लिए कि ये लोग जो है कौन कौन से स्किल्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से, और उन स्किल्स के ज़रिए वो अपनी ज़रिए माश जो है उसको बरकरार रख सकते हैं। इसी तरह से पेशेंट की जो सेल्फ़ इस्टीम है, सेल्फ़ इस्टीम से मुराद उनकी जो खुददारी होती है, तो उसका भी हमने ख्याल रखना होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी अपने पेशेंट को केयर देते हैं, तो केयर हमने उनको ऐसे तरीके से देनी होती है जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है, जिसमें वो जो है इरिटेट ना हो, बल्कि वो जो है बिल्कुल कंफर्टेबल हो, वो बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ केयर के दौरान जो है वो नर्सिस के साथ कोऑपरेट करते हो। सो अगर इस तरह से करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो खुददारी है, ठीक है, उसका हम मुकम्मल तौर पर ख्याल रख रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हमें रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें जो है किसी किस्म की जो है वो रेजिस्टेंस जो है शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट की हम असेसमेंट इस वजह से भी करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो अपनी जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो करते थे पहले, तो आया वो अब उसको करने की काबिल है या नहीं। ड्रग कंप्लायंस से क्या मुराद है, ड्रग कंप्लायंस से मुराद ये है कि इनको जो ड्रग्स प्रेस्क्राइब किए गए थे, इनको जो मेडिसिन खाने के लिए दिए गए थे, तो आया वो उसी पैटर्न के मुताबिक मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं, हमारे डॉक्टर के बताए हुए मशवरे पर अमल कर रहे हैं या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग कंप्लायंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से असेसमेंट ऑफ फैमिली, असेसमेंट ऑफ फैमिली में हम क्या करते हैं, फैमिली की असेसमेंट करते हैं। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ फैमिली असेसमेंट में हमारे साथ फैमिली स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉर्म्स एंड वैल्यू, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे साथ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, मतलब
बचपन से लेकर बच्चे की पैदाइश से लेकर हमारे साथ बुढ़ापे तक जो है मुसलसल जो है हमारे साथ डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो उन डेवलपमेंटल स्टेजेस में आया फैमिली मेम्बर ने जो है जो बच्चा है या जो पेशेंट है उनको सपोर्ट किया था या नहीं, ठीक है, उनको प्रॉपर केयर दी थी या नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं फैमिली असेसमेंट में। इसी तरह से फैमिली की जितने भी जिम्मेदारियां हैं, उनके जितने भी रोल्स हैं, आया वो अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है बाकायदगी से पूरा कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह से जितने भी तौर तरीके हैं, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो उसका ख्याल रख रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्या करते हैं, फैमिली असेसमेंट में मालूम करने की कोशिश करते हैं। फैमिली एटीट्यूड टूवर्ड द मेंटल इल मेंबर, इसी तरह से जहनी तौर पर जो बीमार पेशेंट है, ठीक है, तो उस जहनी तौर पर बीमार पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर्स का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो कैसा है। तो फैमिली मेम्बर के एटीट्यूड को मालूम करने के लिए, उनके रवैये को जानने के लिए हम फैमिली की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द फैमिली, फैमिली जो है उस जहनी बीमार पेशेंट की वजह से किस तरह से जो है वो फील कर रहे हैं, उनके इमोशन क्या है, उनके जज्बात क्या है, ठीक है। आया वो उस पेशेंट की वजह से इरिटेट हो रहे हैं, आया उस पेशेंट की वजह से उनको जो है शर्म महसूस हो रही है, या उस पेशेंट को जो है वो पहले की तरह जो है अपने फैमिली का एक मेंबर जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम उनकी असेसमेंट करते हैं। सोशल सपोर्ट अवेलेबल टू द फैमिली, आया फैमिली मेम्बर जो है वो अपने पेशेंट को जो है सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, अपने पेशेंट को जो है उनको माशरती तौर पर उनको सहारा दे रहे हैं या नहीं, या सब लोग जो है उनसे दूर दूर हो रहे हैं और सब लोग जो है वो चाहते हैं कि इस पेशेंट के साथ जो है अब हमारा कोई जो है ज़्यादा वास्ता ना पड़े। तो इसको मालूम करने के लिए हम उनकी असेसमेंट करते हैं। पास्ट फैमिली एक्सपीरियंसेस विद मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। इसी तरह से इससे पहले मतलब पास में अगर कोई बंदा जो है वो ज़हनी तौर पर बीमार हुआ हो या उनको ज़हनी कोई प्रॉब्लम जो है वो आई थी, तो उस टाइम फैमिली मेम्बर्स का क्या रवैया था, फैमिली मेम्बर जो है वो किस तरह से वो उसको जो है ले रहे थे, ठीक है, उनका रवैया क्या था, एटीट्यूड क्या थी। तो इसको हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, फैमिली की असेसमेंट करते हैं। इसके साथ साथ द फैमिली अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम एंड द प्लान ऑफ केयर, पेशेंट के मसाइल के हवाले से फैमिली, जो पेशेंट की फैमिली है वो किस तरह से पेशेंट के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रही है, आया वो पेशेंट के प्रॉब्लम्स को सीरियस ले रहे हैं या नहीं, और उसके लिए उन्होंने कोई केयर प्लानिंग की है या नहीं। तो ये सारी बातें जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस फैमिली की असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट में हम ये सारे काम करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? ओके जी गुड। सर। ओके गुड। इसी तरह से हमारे साथ असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की जब हम असेसमेंट करते हैं तो कम्युनिटी की असेसमेंट हम क्यों करते हैं, कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, ठीक है, असेसमेंट के ज़रिए। सो इट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी एजेंसीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल हु हैव मेंटली इलनेस, असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड द मेंटली इल। सो कम्युनिटी की जब हम असेसमेंट करते हैं तो कम्युनिटी असेसमेंट में हम दो चीज़ें देखते हैं, दो चीज़ों को मालूम करने की कोशिश करते हैं। एक तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे साथ मेंटल इल पेशेंट है तो उन तक जो है उन तक जो है वो हेल्थ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो पहुंच रही है या नहीं, या मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है उनको आसानी से अवेलेबल है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम कम्युनिटी की असेसमेंट करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा काम हम ये करते हैं कि लोगों का जो रवैया है उस पेशेंट के साथ तो वो कैसा है, आया लोग जो है उस पेशेंट को अपने माशरे में एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, या लोग जो है उनसे दूर दूर भाग रहे हैं। तो इन दो बातों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं,
प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग के बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन रिहैबिलिटेटिव साइकेट्रिक नर्सिंग फोकसेस ऑन fostering independence by maximizing personal strength। ठीक है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन रिहैबिलिटेटिव साइकेट्रिक नर्सिंग। रिहैबिलिटेटिव साइकेट्रिक नर्सिंग में जब प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जाती है तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है, फोकस ऑन फोस्टरिंग। फोस्टरिंग से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि जो पेशेंट है, जो मेंटली इल पेशेंट है, ठीक है, उनको जो है इस काबिल बनाया जाए कि वो दूसरों का मोहताज ना रहे, ठीक है, दूसरों पर वो इन्हिसार ना करे, बल्कि वो ज़्यादातर काम जो है ख़ुद से करने के वो ज़्यादातर काम जो है ख़ुद से कर सकते हो और ख़ुद से करने की जो सलाहियत है उनमें जो है वो मौजूद हो। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में हमारा बुनियादी मकसद यही होता है, ठीक है। The nurse and the patient must work together to find ways for the patient to overcome any remaining impaired areas of functioning। ठीक है, इसी तरह से नर्स और पेशेंट ने मिलजुल कर जो है क्या करना होता है, काम करना होता है और ऐसे रास्ते निकालने होते हैं जिसके ज़रिए पेशेंट के जो बाकी जितने भी प्रॉब्लम रह चुके होते हैं, जितनी भी उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ रह चुकी होती है, तो उन एबनॉर्मेलिटीज़ को मज़ीद हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उन खराबियों को हम मज़ीद किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए पेशेंट और नर्स ने मिलकर क्या करना होता है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके उस पर काम करना होता है। तो ये भी हम किस में करते हैं, ये भी हम प्लानिंग और इंटरवेंशन में करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंडिविजुअल इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंटरवेंशन से मुराद ये है कि जब आप एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देने में हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन होती है जिसमें हम हमारे पास जो पेशेंट होते हैं उनको हमने क्या किया होता है, एडमिट किया हुआ होता है, ठीक है, और एडमिट करने के बाद उनको हम हॉस्पिटल में ही केयर दे रहे होते हैं। सो दिस इन्वॉल्व थेरेप्यूटिक कम्युनिटी recreational therapy, social skills training and training in basic living skills। वही बातें हैं जो कि हम रिहैबिलिटेशन में करते हैं। हमारे पास पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के साथ फिर हम उनको वो तमाम केयर देते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी होती है, जिसमें हम उनको थेरेप्यूटिक केयर देते हैं, उनको जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनसे हम कराते हैं। इसी तरह से उनको हम सोशल स्किल्स सिखाते हैं कि किस तरह से वो माशरे में अपने आप को लोगों के साथ जो है वो कदम ब कदम लोगों के साथ मिलाकर वो चल सकते हैं, उन उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं। और इसके साथ साथ वो अपनी जो लाइफ है उसको बरकरार रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, पेशेंट को केयर देते हैं। कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग केयर इन कम्युनिटी सिटिंग, होम रेजिडेंट केयर सिटिंग, फोस्टर होम एक्सेट्रा। तो वही बात है कि कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन में हम उनको कम्युनिटी के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को माशरे के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। फैमिली इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन टू फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग द डिजीज़ प्रोसेस के हवाले से हम उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको बीमारी के हवाले से उनको आगाही देते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज के हवाले से हम उनको बताते हैं कि आप किस तरह के रिसोर्सेज जो है इस डिजीज़ प्रोसेस के हवाले से अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स हम उनको सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने पेशेंट के साथ आपने बात करनी है, किस लहजे में आपने बात करनी है। और इसी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितने भी टेक्निक्स होते हैं तो वो बेसिक टेक्निक्स जो है हम अपने पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को क्या करते हैं, बताते हैं। मोटिवेटिंग द फैमिली मेम्बर्स टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर टू द पेशेंट। इसी तरह से फैमिली मेम्बर्स को हम मोटिवेट करते हैं कि वो किस तरह से अपने पेशेंट को जो है प्रॉपर केयर दे सकते हैं। ग्रुप थेरेपी एंड सपोर्ट टू फैमिली मेम्बर्स थ्रू सेल्फ सर हेल्प। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी, अब कैसी है, अब आ रही है आवाज़?
ये सिग्नल्स का इशू होगा, आपकी तरफ से सिग्नल्स का इशू होगा, तो इस वजह से आवाज़ कट रही होगी। अच्छा जी, अभी भी कट रही है। ओके जी, अब कैसी है? अब अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि फैमिली इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं। फैमिली इंटरवेंशन में हम पेशेंट को जो है, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर थे उनको हम एजुकेट करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है पेशेंट के साथ अपना रवैया जो है रखना है, किस तरह से उन्होंने जो है पेशेंट को सपोर्ट करना है। तो ये सारी बातें हम उनको क्या करते हैं, फैमिली इंटरवेंशन में बताते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी सर, आ जी रही सर, है। अभी आ रही है। ठीक है, गुड हो गया। सर आ रही सर है। आप समझ आ रही ओके जी, ओके, गुड हो गया, थैंक यू। सर पहले भी आ रही हाँ, ये बाद जगहों पर कभी कभी सिग्नल्स का मसला हो जाता है, तो आवाज़ फिर कटता रहता है। कम्युनिटी इंटरवेंशन में क्या होता है? कम्युनिटी इंटरवेंशन में देयर आर सेवरल वेज दैट नर्सेस कैन intervene in the community tertiary prevention programs. Among these are health education to the public, training to school teachers, village leaders, and paraprofessionals in the rehabilitation of mentally ill people. कम्युनिटी इंटरवेंशन में नर्सेज जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को जो है वो एजुकेट कर सकते हैं, जिसमें जो साइकेट्रिक नर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी विज़िट करके वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियों के हवाले से उनको आगाही देते हैं। इसी तरह से स्कूल विज़िट करके जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आप लोग जो है स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों ने एटीट्यूड रखना है, किस तरह से आप लोगों ने जो है स्पेशल स्टूडेंट्स को क्या करना है, डील करना है। तो ये बताते हैं। विलेज लीडर से मुराद ये है कि जो गांव के जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि मस्जिद के जो कारी साहिबान हो गए, ठीक है, मौलवी हो गए, इसी तरह से वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनको एजुकेट किया जाता है कि किस तरह से वो लोग जो है अपने इर्द गिर्द माशरे में अगर कहीं पर आपको मजदूर लोग मिले तो उन लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव जो है उन्हें करना चाहिए। तो इन लोगों को जो है क्या किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कम्युनिटी इंटरवेंशन में। ठीक है। इवॉल्वेशन, इवॉल्वेशन में क्या होता है? Evaluation of psychiatric rehabilitation services usually takes place at the level of impact on the patient, family, and the effectiveness of the community service system. Evaluation में फिर हम देखते हैं कि हमने जितनी भी प्लानिंग की थी और जितनी भी हमने केयर दी थी अपने पेशेंट को, वो इंडिविजुअल बेस पर हो, फैमिली बेस पर हो या कम्युनिटी बेस पर हो, तो उसकी वजह से उस बंदे पर, पेशेंट पर क्या असर पड़ा है, उसके फैमिली मेम्बर्स पर क्या असर पड़ा है, या उस कम्युनिटी पर क्या असर पड़ा है, तो ये हम इवॉल्यूशन में क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। इसी तरह से बैरियर इन रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन के दौरान कौन से रुकावटें जो है वो सामने आती है पेशेंट को और जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं उनको। ठीक है, बैरियर से मुराद रुकावटें है। ठीक है, बैरियर से मुराद रुकावटें। टू फाइंड होलसम इन्वायरमेंट, एडिक्वाइट हाउसिंग फॉर द क्लाइंट टू लिव कंफर्टेबल। तो पहला जो बैरियर होता है, पहला जो रुकावट आती है पेशेंट को, वो ये आती है कि पेशेंट के लिए एक ऐसा माहौल देखना जहाँ पर वो जो है पुरसकून रहे, जहाँ पर वो जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। तो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल उनके लिए ढूंढना बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है। इसी तरह से टू आइडेंटिफाई जॉब रिसोर्सेज एंड टू फाइंड सूटेबल जॉब। जो मजदूर पेशेंट होते हैं हमारे साथ, जो डिसेबल पेशेंट होते हैं, तो उनके स्किल्स के मुताबिक उनके लिए जॉब्स ढूंढना, ठीक है, और उनके लिए जो रिसोर्सेज है उसको ढूंढना, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट होती है रिहैबिलिटेशन में। इसी तरह से अनेबल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली ऑक्यूपेशनली एंड सोशली इन द लाइफ। जो तीसरी बड़ी रुकावट होती है वो ये होती है कि जो डिसेबल लोग होते हैं, तो वो ना ही जो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, और ना रहता कि हमारे साथ जो तीसरी बड़ी रुकावट होती है वो यही होती है कि
लोगों का जो है एटीट्यूड जो है, फैमिली मेम्बर्स का जो एटीट्यूड है वो पेशेंट के साथ जो है वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। पेशेंट के साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से रवैया नहीं रखते, तो इस वजह से पेशेंट जो है वो फिर डिप्रेशन का शिकार रहता है फैमिली की वजह से, और वो जो है एहसास कमतरी का शिकार जो है वो रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट होती है जिसमें फैमिली मेम्बर जो है वो अपने जो पेशेंट है उनके साथ सही तरह से बर्ताव नहीं कर रहे होते। इसके साथ साथ अनेबल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली ओकेशन, अच्छा ये तो वही बात है, ये तो वही पॉइंट दोबारा से यहाँ पर मेंशन किया गया है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। डबल स्टिग्मा, डबल स्टिग्मा किसे कहते हैं? स्टिग्मा से मुराद क्या है? स्टिग्मा से मुराद ये है कि लोग उनको तरह तरह के नामों से फिर पुकारते हैं, ठीक है। उनको जो है मुख्तलिफ ताने देते हैं और उनको जो है गलत नामों से पुकारते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा जो है वो डिसेबल हो, ठीक है, लंगड़ा हो, ठीक है, तो उनको फिर मुख्तलिफ नाम जो है उनको मुख्तलिफ नाम देते हैं और मुख्तलिफ नामों से उनको जो है तंज का निशाना जो है उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको डबल स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मेटाइजेशन वर्ड जो है आप लोगों ने सुनी होगी। कल्चर हेल्थ सोसाइटी में मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ स्टिग्मेटाइजेशन के हवाले से बताया था कि स्टिग्मेटाइजेशन किसे कहते हैं। इसी तरह से लेक ऑफ फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, ज़ाहिरी बात है उनके जो फैमिली है वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते सही तरीके से, और इसके साथ साथ माशरे के जो लोग हैं वो भी इनको जो है एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं होते। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है रुकावट होती है रिहैबिलिटेशन के दौरान। कोमोर्बिडिटी, कोमोर्बिडिटी से मुराद ये है कि इस डिसेबिलिटी के साथ साथ उनको जो है दूसरी बीमारियां भी लाहक हो जाती है। जहनी तौर पर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और बहुत सारी जहनी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। कोमोर्बिडिटी से मुराद ये है कि एक बीमारी के साथ बाकी दूसरी बीमारियां भी उनको जो है लगनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, वो अपने आप को जो है उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए उस माहौल में एडजस्ट करना, ठीक है। इसके साथ साथ बाउंड्री इश्यूज, और कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने ही बच्चे को, अपने ही फैमिली मेम्बर को क्या करते हैं, डिसेबिलिटी की वजह से उनको जो है मुख्तलिफ जगहों तक महदूद कर लेते हैं। मतलब उनको कहते हैं कि आपने डे के दिन जो है कभी भी आपने रूम से बाहर नहीं निकलना, या लोगों के साथ, या जब मेहमान आ जाए तो मेहमानों के सामने आपने अपने रूम से बाहर नहीं निकलना। इस तरह के एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा जो है देखे होंगे। तो इसको कहते हैं बाउंड्री इश्यूज। उनके लिए जो है बाउंड्रीज जो है मुकर्रर कर दी जाती है कि आपने जो है दिन के टाइम जो है अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, या जब मेहमान घर में आ जाए तो आपने जो है मेहमानों के सामने नहीं आना। तो उनके लिए जो है बाउंड्रीज मुख्तस की जाती है, लिमिटेड, उनको लिमिटेड कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे साथ अगला जो टॉपिक है वो है रिकवरी। रिकवरी किसे कहते हैं? रिकवरी इज द प्रोसेस इन विच पीपल आर एबल टू लीव, वर्क, लर्न एंड प्रैक्टिस फुली इन देयर कम्युनिटीज इज कॉल्ड रिकवरी। रिकवरी से मुराद सिंपल अल्फाज में यही है कि जब एक बंदा बीमार होता है और बीमार होने के बाद जब वो ट्रीटमेंट लेता है, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो दोबारा से अपनी उस हेल्दी स्टेटस में आ जाते हैं, जैसे पहले सेहतमंद हुआ करते थे, दोबारा से वो सेहतमंद हो जाए और दोबारा से वो इस काबिल हो जाए कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको एक पुरअसर तरीके से गुजार रहे हो, ठीक है। अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को वो जो है आसानी से परफॉर्म कर रहे हो जैसे पहले वो परफॉर्म करते थे, और अपने माशरे में हर तरह की एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम रिकवरी कहते हैं, ठीक है। रिकवरी से मुराद दोबारा से ठीक हो जाना, रिकवर कर जाना, इसका रिकवरी, ठीक है। Recovery is a journey of healing and change, enabling a person with a mental health problem to live a meaningful life in a community of his or her choice, well to achieve his or her full potential, ठीक है। रिकवरी क्या है? रिकवरी असल में हमारे साथ ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसी जर्नी होती है, एक ऐसा अमल होता है हीलिंग का, ठीक है, जिसमें बंदा जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ ही जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक
बामानी ज़िंदगी बनाकर उसको जो है गुजार रहा होता है अपनी कम्युनिटी में, और इसके साथ साथ कम्युनिटी में हर तरह के काम में जो है वो बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिकवरी कहेंगे। ठीक है, रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि बंदा जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो सेहतयाब हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है सेहतयाब हो जाए। रिकवरी का मतलब ये भी है कि बंदे में वो बीमारी तो मौजूद होती है, लेकिन उस बीमारी के बावजूद वो इतना काबिल हो जाता है, वो इस कदर काबिल हो जाता है कि वो बीमारी उनके लिए फिर बीमारी नहीं रहती, और वो हर तरह की एक्टिविटी में आसानी से पार्टिसिपेट करते हो, और हर तरह के जो एक्टिविटीज़ है उसको जो है भरपूर तरीके से जो है उसको परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रिकवरी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हेल्थ के हवाले से मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जो डेफिनेशन की है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच द पर्सन फिजिकल मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज़, जिसमें उनकी Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease. हाँ जी, बिल्कुल यही बात है कि बंदा जो है फिजिकली मेंटली सोशली वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई बीमारी या डिसेबिलिटी मौजूद ना हो। बीमारी भी उनमें होती है या कोई डिसेबिलिटी में भी उनमें मौजूद होती है, लेकिन इसके बावजूद वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और माशरती तौर पर हेल्दी रहते हैं। उनका जो है ये तीन कंपोनेंट क्या होते हैं, बिल्कुल नॉर्मली वो क्या कर रहे थे, एक्ट कर रहे होते। तो ऐसे लोगों को भी हम क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। ठीक है, तो ठीक है। यही को हम यहाँ पर वही कंसेप्ट को जो है रिकवरी में भी आपको बताया गया है। रिकवरी रेफर टू इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्रोग्रेस, that is his or her ability to cope with the illness or disability and self image as a functioning person। ठीक है, वही बात आपको बताई गई है जैसे कि हेल्थ में बताई गई थी। रिकवरी से मुराद यह है कि वो बंदा जो है इस हद तक प्रोग्रेस कर जाता है कि उसमें जो है इतनी सलाहियत जो है वो पैदा हो जाती है कि वो अपनी जो इलनेस या जो डिसेबिलिटी होती है तो उसको क्या कर लेते हैं, इस हद तक मैनेज कर लेते हैं कि वो फिर अपने आप को जो है मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक समझते हैं, और इसी तरह से फिर नॉर्मली वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। Recovery is a more natural phenomena in which gradual healing occur from a state of disease or injury। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ जो फालिज के मरीज़ होते हैं, तो फालिज के मरीज़ जो है उनकी जब हम फिज़ियोथेरेपी करते हैं तो फिज़ियोथेरेपी करने के बाद जो है वो ठीक तो हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो है उनमें फिर भी वो बीमारी मौजूद होती है, उस बीमारी के जो असरात है वो उनमें मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फिर नॉर्मली लाइफ को गुजार रहे होते हैं। तो बिल्कुल वही बात जो है यहाँ पर रिकवरी में भी आपको समझाई जा रही है कि रिकवरी जो है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है, जो कि एक लंबे टाइम, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के दौरान जो है ये रिकवरी फेस क्या होती है, अचीव होती है, जिसमें हम पेशेंट को मुसलसल फिजियोथेरेपी देते हैं, उनको मेडिकल केयर देते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, और इसी तरह से उनकी जो डिसेबिलिटी होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर क्या हो जाती है, नॉर्मलिटी की तरफ आ जाती है। The term recovery is synonymous to convalescence। कन्वोलेंस, ये कन्वोलेंस है कि क्या है? हाँ जी, तो हमारे साथ रिकवरी के लिए जो दूसरा टर्म यूज़ होता है तो वो यही है जो यहाँ पर मेंशन किया कन्वेंशन। हाँ जी, बिल्कुल यही। तो यही है। ये दूसरा टर्म इसके लिए भी यूज़ होता है, तो इसको भी आप अपने साथ याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रेटजीज इन रिकवरी। अच्छा, रिकवरी के लिए हम कौन से स्ट्रेटजीज, कौन से मेथड जो है वो अपनाते हैं जिसके ज़रिए हम जल्दी से रिकवरी कर सकते हैं। सो द मेन स्ट्रेटजी इन द अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट विद सेवियर मेंटल इलनेस इंक्लूड, अगर एक बंदा जो है सेवियरली मेंटल इलनेस का शिकार है तो इसके लिए जो मेन स्ट्रेटजीज है, ठीक है,
अर्ली रिकवरी के लिए, तो वो ये है कि सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि फोकस ऑन द इमीडिएट सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट में जो सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, पेशेंट की बीमारी के जो सिम्टम्स है, तो उन सिम्टम्स के लिए जल्द से जल्द जो है इकदाम की जाए। इसी तरह से रिजॉल्विंग द मेन डिस्टोर्शन इन थिंकिंग, परसेप्शन एंड इमोशन। पेशेंट की जो थिंकिंग, परसेप्शन और इमोशन में जो खराबी आई हुई होती है, जो डिस्टरबेंस आई हुई होती है, तो उन डिस्टरबेंस को, उन खराबियों के को जल्द से जल्द ठीक करना, ये दूसरी स्ट्रेटजी है, ठीक है, जल्दी रिकवर होने के लिए। इंक्लूड द यूज़ ऑफ विगरस थेरेप्यूटिक टेक्निक, ठीक है। इसी तरह से इमीडिएट हम थेरेप्यूटिक टेक्निक्स क्या करें, यूज़ करें, उसको जो है हम अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करें, तो उन थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के ज़रिए जो है हम अपने पेशेंट की जो रिकवरी है उसको जल्द से जल्द करा सकते हैं। मेन कंसर्न इज़ टू यूज़ मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक एंड एंटी साइकोटिक, ठीक है। हमारा थेरेप्यूटिक टेक्निक से जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि उनको हम ऐसे मेडिकेशन दें जिससे वो डिप्रेशन से जो है वो बचे रहे, ठीक है, एनजाइटी से वो बचे रहे, और इसी तरह से डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, इस तरह की जो मेंटल डिसेबिलिटीज़, एबनॉर्मेलिटीज़ है, इससे बचे रहे। तो इसके लिए हम इनको एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स देते हैं, ठीक है। Compliance with medication is utmost necessary for the process of recovery। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट की जो ड्रग कंप्लायंस है उसको भी देखें कि उनको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए होते हैं, तो आया वो उसी पैटर्न के मुताबिक ड्रग्स को जो है, मेडिसिन को ले रहे हैं या नहीं, उसमें जो है कोताही कर रहे हैं। तो अगर वो उसी मेथड से लेंगे तो उनकी रिकवरी जल्द होगी। अगर वो मेडिसिन को जो है मिस कर रहे हैं, उसको टाइम पर नहीं लेते, तो जाहिर बात है फिर रिकवरी जो है वो टाइम लेगी। ब्रीफ थेरेपीज सच एज क्राइसिस इंटरवेंशन, ब्रीफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड काउंसलिंग। इसी तरह से क्राइसिस इंटरवेंशन से मुराद ये है कि अचानक के मसाइल दरपेश आने की वजह से जो प्रॉब्लम उनको आते हैं, तो उन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसी तरह से उनकी जो कॉग्निटिव, उनकी जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको हम किस तरह से जो है नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। तो इन स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए हम अपने पेशेंट की जो रिकवरी पीरियड है उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, और हमारा पेशेंट इस तरह से जल्द ठीक हो जाएगा अगर हम इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो मेन कंसर्न इज़ टू यूज़ मेडिकेशन। ये तो वही बात है कि एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक्स एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं। कंप्लायंस विद मेडिकेशन ऑलरेडी मैंने बताया। ब्रीफ थेरेपी सच एज क्राइसिस इंटरवेंशन, ब्रीफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड काउंसलिंग, ये सब कुछ हम उनकी करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मज़ीद हम देखें, द गोल ऑफ रिकवरी इज़ टू मेक द पेशेंट फ्री फ्राम मेजर कॉग्निटिव, थॉट, परसेप्चुअल, इमोशनल और बॉडीली सिम्टम, ठीक है। रिकवरी करने का जो बुनियादी मकसद होता है हमारा, वो यही होता है कि पेशेंट को किसी भी किस्म की कॉग्निटिव, थॉट, परसेप्चुअल, इमोशनल या किसी भी किस्म के जो बॉडीज एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, तो उन एबनॉर्मल सिम्टम्स से हमने उनको छुड़ाना होता है, आज़ाद करना होता है। इट थेरेपीज फोकस ऑन द एक्यूट इश्यूज ऑफ द पेशेंट विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। जो रिकवरी प्रोसेस होता है, तो इसमें हमारा मेन फोकस यही होता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जो एक्यूट, जो एकदम से उनको मसाइल दरपेश आए हुए होते हैं, तो उन अचानक वाक़या होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा बुनियादी मकसद होता है। द एक्टिविटीज़ विच टेक्स प्लेस आर प्राइमरी फोकस ऑन सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसी तरह से ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि हमने लेने होते हैं, ठीक है, तो उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं, मतलब जब डिजीज़ काज हो जाता है, डिजीज़ के जो साइन सिम्टम्स है वो अपेयर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट को जो है डायग्नोज करते हैं, और डायग्नोज करने के बाद उनकी कंडीशन के मुताबिक उनको हम क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह उनको इंटरवेंशन ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। Once significant recovery has taken place and the individual is in receptive phase,
then it is the time to work on the process of tertiary prevention or rehabilitation of mental health पेशेंट। ठीक है, एक बार जब पेशेंट जो है वो ख़तरे से बाहर निकल जाए, ठीक है, और ख़तरा जो है वो टल जाए, तो इसके बाद हमारे साथ जो टर्शरी प्रिवेंशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, जिसमें हम पेशेंट को उस बीमारी के साथ फिर उनको जो है एडजस्ट करने के उनको टेक्निक्स बताते हैं, उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देते हैं, जिसमें हम उनको जो है सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपनी इस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने से इसको रोक सकते हैं, और इस बीमारी को जो है अपनी कमज़ोरी होने से इसको जो है रोक सकते हैं, और अपने आप को जो है माशरे में मज़ीद आगे जो है वो प्रमोट किस तरह से कर सकते हैं इस बीमारी के साथ ही। तो ये सब कुछ हम टर्शरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, पेशेंट को बताते हैं। तो ये था आपका जो है सेकेंड लास्ट यूनिट मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इस